जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में उस वक्त लोग खौफ से भर गए जब करीब 300 पर्यटक गोंडोला कार में फंस गए, यानी केबल कार में। यात्रियों की सांसें अटक गईं। ये केबल कारें तार के सहारे हवा में लटकी होती हैं और गुलमर्ग की गोंडोला राइड तो एशिया की सबसे ऊंची और लंबी राइड मानी जाती है। इसी राइड के दौरान केबल कार अचानक रुक गई। यात्री हवा में लटके रहे, केबल कारों में फंस गए। उनके पास नीचे आने का कोई रास्ता ही नहीं था। चीख पुकार मच गई। जानकारी मिली कि गोंडोला राइड के दौरान कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, तो करीब 65 केबल कार हवा में लटकी रह गई। 300 यात्रियों की जान हलक में आ गई। अफरा तफरी मच गई। ऊंचाई पर फंसे यात्रियों के पास न तो पीने के लिए पानी था, न नीचे उतरने के लिए कोई रास्ता था। वो तो हवा में लटकी हुई थी। उन यात्रियों को उतारने के लिए फिर अभियान चलाया गया। राहत और बचाव दल के लोग उन्हें नीचे उतारने में जुटे। सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। नीचे खड़े यात्रियों में भी डर पैदा हो गया। वो गोंडोला राइड के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन सैकड़ों यात्रियों को ऐसे फंसा देखकर उनकी हालत भी खराब हो गई। बचाव के काम में जुटे जवान उस टावर पर चढ़ गए जिस पर गोंडोला कार के तार बंधे हुए थे। एक जवान रस्सी की मदद से कार तक पहुंचे और एक एक करके सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। लेकिन वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि 65 गोंडोला कार हवा में लटकी हुई थी। इसी वजह से बचाव के काम में जुटे जवानों की मुश्किल बढ़ती चली गई, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था गोंडोला में फंसे यात्रियों की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। मदद के लिए सेना के और जवानों को बुलाया गया, हेलीकॉप्टर बुलाया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से भी लोगों को बचाने का काम शुरू हुआ। अभी भी कैबिन जो है यहाँ पे लगातार लटक रहे हैं और काफी सारे कैबिन्स में अभी भी टूरिस्ट यहाँ पे फंसे हुए हैं। करीब 150 टूरिस्ट को अभी निकाला गया है, लेकिन करीब 150 टूरिस्ट अभी भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। सेना के जवान एक एक कर कई पर्यटकों को नीचे फिर उतार लाए। हवा में लटकी एक और केबल कार में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए एक जवान तार के सहारे आगे बढ़ते दिखे, लेकिन उल्टा लटकने की वजह से उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। वो पूरी ताकत के साथ खुद को खींचने की कोशिश करते रहे, हवा में लटके रहे, ताकि वो भी किसी तरह उस केबल कार तक पहुंच सकें। इसी तरह बाकी जवान भी अलग अलग जगहों पर रुकी दूसरी केबल कारों तक पहुंचते दिखे। केबल कारों में छोटे छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे। अचानक राइड रुक गई। सभी वहीं फंसे रह गए, कई फीट ऊपर लटके रह गए। ऊपर से खराब मौसम की वजह से उन पर्यटकों की घबराहट और बढ़ गई। कुछ देर बाद मौसम बिगड़ गया, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। मौसम बिगड़ने से आसमान में लटके पर्यटकों के साथ साथ नीचे खड़े लोग भी खौफ से भर गए। हालांकि सेना के जवान डटे रहे। उन्होंने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में पूरी ताकत झोंक दी। We are there around for 4.5 hours in the cabin. 12:30 को रुक गया था कैबिन। अभी 4:35 के बीच में अभी उतरे। जो केबल कार जमीन के कुछ करीब थी उन तक सीढ़ियां पहुंचाई गई। सेना के एक जवान सीढ़ी की मदद से एक केबल कार तक पहुंच गए। उसमें बच्चे भी बैठे थे। वो सैनिक एक बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर उसे नीचे लाते दिखे। जिस सीढ़ी से वो केबल तक पहुंचे वो 2-3 सीढ़ियों को जोड़कर बनाई गई थी, तो जुगाड़ से बनाई गई थी, ताकि जितनी जल्दी हो सके सभी लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। बचाव अभियान कई घंटों तक चला। कुछ यात्रियों की हालत खराब हो गई। एक युवक सीढ़ियों पर अटका दिखाई दिया। ऊंचाई ज्यादा थी, वो बुरी तरह घबरा गया। पैर लड़खड़ाने लग गए उसके, आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था, जबकि उसकी कमर में रस्सी बंधी थी। केबल कार में बैठे सैनिक भी उसका हौसला बढ़ाते नजर आए। आराम से जा, आराम से। ऊपर देखो, नीचे नहीं देखना है। हमारी तरफ देखते रहो। नीचे आने के बाद एक बुजुर्ग महिला जवानों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, भावुक हो गई। सबकी जान बचाने के लिए उन्होंने उनका आभार जताया। धीरे धीरे सेना ने ज्यादातर केबल कारों से पर्यटकों को बाहर निकाल लिया, लेकिन कुछ केबल कार ऐसी जगह पर रुकी थीं जहां ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और नीचे भी बड़े बड़े पत्थर और झाड़ियां थी, ढलान थी। उन केबल कारों तक सीढ़ी पहुंचाना मुश्किल था, लेकिन सेना के जवानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने वहां फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। इधर हरियाणा के अंबाला में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
हरियाणा के अंबाला में मिट्टी खनन के ठेके को लेकर एक परिवार में गोलियां चल गईं। आरोप है कि 22 साल के एक लड़के ने अपने भाई और दादी समेत 4 लोगों को गोली मार दी। उनमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई गई। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में ट्रेनिंग के दौरान मॉक ड्रिल के वक्त पुलिस के एक जवान के हाथ में बम फट गया। घटना में उसके साथ साथ 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। उनमें 2 को गंभीर चोट आई। मुंबई में एक तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिस वालों को टक्कर मार दी। दोनों पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के रोहिणी में गोली लगने से 21 साल का एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला उस लड़के के घर में पार्टी चल रही थी और गलती से उस लड़के ने खुद को गोली मार ली। पुलिस ने बताया कि फायरिंग की इस घटना के बाद उस लड़के के दोस्त वहां से फरार हो गए। उधर भोपाल के ट्रिशा शर्मा और नोएडा के दीपिका नागर केस के बाद जयपुर की अनु मीणा के खुदकुशी का मामला फिर सुर्खियों में आ गया। 7 अप्रैल को 36 साल की अनु की मौत हो गई थी। घर के अंदर उनका शव फंदे से झूलता मिला था। उनकी मौत के करीब 1.5 महीने बाद एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। उस वीडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। उसमें अनु के पति गौतम मीणा उनसे मारपीट करते नजर आए। वीडियो के आधार पर अनु के पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी, लेकिन गौतम की तरफ से इस पर क्या कहा गया यह पता नहीं चला, क्योंकि गिरफ्तारी के डर से वो पहले ही फरार हो। लेकिन सीसीटीवी वीडियो के आधार पर अनु के पिता ने आरोप लगाया कि गौतम आए दिन उनकी बेटी को पीटते थे, उन्हें मारते थे, प्रताड़ित करते थे। वीडियो 1 अप्रैल का बताया गया। उसमें गौतम अनु पर अपना गुस्सा उतारते नजर आए। सबसे पहले उन्होंने गुस्से में टीवी पर मुक्का मारा, टीवी को तोड़ने की कोशिश की। टीवी पर गुस्सा निकालने के बाद वो अनु की तरफ बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने अनु को मारने के लिए पैर से जूता निकाल लिया। तभी आवाज सुनकर उनका बेटा कमरे से बाहर आ गया। इसके बाद भी गौतम रुके नहीं। उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगले ही पल अनु अचानक जमीन पर आ गिरी। उनके बच्चे ने उन्हें संभालने की कोशिश की। वो बुरी तरह घबराई नजर आई। उनके सिर पर चोट लगी थी। एक हाथ से सिर को पकड़कर बैठ गई। अनु के 10 साल के बेटे ने बताया उस दिन गौतम ने उसकी मां को बुरी तरह जूते से पीटा था। जब मैं अंदर आया था तब उन्होंने जूते निकाल के मारा था। बाल पकड़ के सिलेंडर से मम्मा के लगी थी सर पे, तो वो एकदम ऐसे बेहोशी हालत में थी। थोड़ी देर बाद गौतम ने दीवार पर टिके टीवी को गुस्से में उखाड़ दिया। अनु के सामने खड़े हो गए थे, उन पर गुस्सा कर रहे थे। देखकर ऐसा लगा जैसे वो उन पर चिल्ला रहे हों। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा। अनु के बेटे ने दावा किया कि उसके पिता गौतम ने उसकी मां को न सिर्फ मारा था बल्कि उन पर थूका भी था। ऐसे किया जब उन्होंने टीवी तोड़ रहे थे और मम्मा ऐसे आगे बढ़ रही थी, तब डर के मारे वो वापस पीछे हो गई थी। मम्मा पे थूकते भी हुए थे? हाँ, वो ठूके भी थे उनके ऊपर। अनु ने 7 अप्रैल को खुदकुशी कर ली थी। फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। और यह वीडियो खुदकुशी से ठीक 7 दिन पहले का बताया गया। अनु के बेटे के मुताबिक उसके पिता गौतम अक्सर उसकी मां के साथ मारपीट करते थे। छोटी छोटी बात पर उनकी पिटाई करते थे। हर रोज ही ऐसे पीटते थे मम्मा को। क्यों पीटते थे? छोटी छोटी बातों में। एक दिन हम फंक्शन में सो गए, उसमें भी पीटा था। एक दिन हम बोल रहे थे कि हमें घर जाना, उसमें भी मम्मी को पीटा था। हर छोटी छोटी बातों में वो पीटते थे। अनु और गौतम की शादी 11 साल पहले 2015 में हुई थी। गौतम पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर हैं। राजस्थान के टोंक जिले में उनकी पोस्टिंग है। दोनों के 2 बच्चे हैं। परिवार का आरोप है शादी के कुछ महीनों बाद से ही दहेज के लिए अनु को गौतम प्रताड़ित करने लग गए थे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी थी। अनु के पिता के मुताबिक शादी में उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए थे, सोने चांदी के गहने दिए थे, कई तरह के उपहार दिए थे। उनका आरोप है इसके बाद भी गौतम उनकी बेटी को पैसों के लिए मारते थे, बच्चों के सामने गालियां देते थे। उनका आरोप है गौतम कई साल से उनकी बेटी को टॉर्चर कर रहे थे, उन्हें घर से निकालने की धमकी देते थे, दूसरी शादी करने की धमकी देते थे। ये सभी आरोप अनु के पिता और उनके भाई की तरफ से लगाए गए। क्योंकि गौतम तो फरार हैं, तो उनका क्या पक्ष है पता नहीं। मारपीट वाले सीसीटीवी वीडियो के अलावा मोबाइल फोन से बनाया हुआ एक दूसरा वीडियो भी मिला। अनु के पिता के मुताबिक वीडियो कार में बनाया गया था। जब गौतम और अनु एक शादी समारोह में जा गए थे,
उस वीडियो में अनु कार में बैठी नजर आई। गौतम उन पर बुरी तरह चिल्लाते रहे, उन्हें लगातार बुरा भला कहते दिखे। पति की बातें सुनकर अनु रोती रही, सब सुबकती रही। कितना पूजा तेरे को, लेकिन फिर भी टट्टी बना दी। और कर ले, और कर, रो नहीं, जोर से रो 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 रो। वीडियो के आधार पर अनु के परिवार ने दावा किया गौतम पूरे रास्ते उनकी बेटी को ताने मारते रहे थे उस टाइम, और अनु चुपचाप रोते हुए सब कुछ सुनती और सहती रही थी। अनु के पिता के मुताबिक एक दो बार अनु ने उनसे गौतम की शिकायत भी की थी। उन्होंने बताया था गौतम उन्हें परेशान करते हैं। उनकी शिकायत पर परिवार के लोगों ने गौतम को समझाया भी था। शिकायत करती थी, लेकिन हम परिवार जुड़ा रहे, बिखरे नहीं, टूटे नहीं। हमारे तो देखे रहे भाई, अच्छा है, नहीं बुरा मत करो, इंसान अच्छा करो। अनु के पिता को, उनका कहना है, उनको उम्मीद थी कि उनकी बेटी और दामाद के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। पति पत्नी के बीच होने वाले छोटे मोटे झगड़े दोनों सुलझा लेंगे। अनु के पिता ये कह रहे हैं अब, और ये कह रहे हैं कि उनको उम्मीद थी उनकी जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। अनु के भाई के मुताबिक 2022 में उन्होंने गौतम को मोटी रकम भी दी थी ताकि वो उनकी बहन के साथ मारपीट न करे। उनका आरोप है इसके बाद भी उनका व्यवहार नहीं बदला। हमें तो ये वीडियो जब सामने आया तब पता लगा कि ये तो जानवरों के जैसे बिहेव कर रहा था। हमें तो बाद में यकीन हुआ कि दीदी ने हमसे बहुत कुछ छुपाया। अनु के पिता और भाई का कहना है गौतम अनु के चरित्र पर संदेह करते थे, उन्हें बात बात पर अपमानित करते थे। इसकी वजह से अनु लंबे समय से मानसिक तनाव और डर में जी रही थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था, कि अंदाजा नहीं था अनु खुदकुशी जैसा कदम उठा लेंगी। उनकी मौत के बाद उनके दोनों बच्चे सदमे में, रो रो कर उनका बुरा हाल है। पिता गौतम फरार हैं, गिरफ्तारी के डर से भागते फिर रहे हैं। अनु के परिवार वाले पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, गौतम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिस दिन अनु ने खुदकुशी की थी उस दिन पड़ोसियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। पड़ोस में रहने वाले दो लोग तुरंत गौतम के घर पहुंच गए थे। दोनों ने मिलकर सबसे पहले अनु को नीचे उतारा था, फिर उन्हें होश में लाने में जुट गए थे। बिना देर किए एक आदमी उन्हें सीपीआर देने लग गए थे। भाभी, अरे सांस दो, सांस दो, फूंक मारो मुंह में फूंक मारो प्लीज, कोई खाना फूंक मारो मुंह में। लेकिन अनु के शरीर में कोई हलचल नहीं थी, वो बेसुध पड़ी थी। इसीलिए उन्हें बचाने में जुटे दोनों लोगों के हाथ पांव फूले हुए थे। वो बार बार अनु के मुंह में फूंक मार रहे थे ताकि किसी भी तरह उनकी जान बचाई जा सके, वो होश में आ जाए। फूंक मार दो, फूंक मारिए ये करके। कुछ देर तक उन दोनों ने मिलकर उनको होश में लाने की कोशिश की थी, हर वो कोशिश की जिससे उनकी सांसें लौट आए। उन्हें लगातार सीपीआर देते रहे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फूंक मारो दीदी, ठंडी थोड़ी गर्म तो है। फिर पड़ोसियों ने अनु के पिता को जानकारी दी थी। पति गौतम को भी घटना के बारे में बताया था। अनु की मौत की खबर से तो उनके पिता और परिवार के दूसरे लोग सन्न रह गए थे। उस वक्त तक यह पता नहीं था कि अनु को उनके पति गौतम ने कुछ रोज पहले बुरी तरह पीटा था। परिवार कह रहा है इसका पता तब चला जब अनु के बेटे ने नाना और मामा को मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए गए कुछ वीडियो दिखाए और दावा किया कि उन वीडियो में गौतम अनु के साथ मारपीट करते नजर आए। न्यूज 18 की टीम ने भी अनु के बेटे से बातचीत की और उस बातचीत के दौरान बच्चे ने अपने पिता की सच्चाई बताई अपने हिसाब से। उस बच्चे ने बताया कि किस तरह से उसके पिता उसकी मां अनु की बेरहमी से पिटाई करते थे, छोटी छोटी बात को लेकर मारते थे। बच्चा कह रहा है ये भी कह रहा है कि गौतम अनु को पसंद नहीं करते थे। मम्मा से क्यों नाराज रहते थे? क्योंकि उनको मम्मा अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मम्मा को वो अच्छे लगते थे। मम्मा को अच्छे लगते थे। मम्मा को कहते थे कि आप अच्छी नहीं लगती हो, ऐसा बोलते थे? हाँ, कि तू एकदम बेकार है, तू वैसी है, गालियां भी बकते थे। बच्चे के मुताबिक सुनीता नाम की महिला उनके घर पर काम करने आती थी। कुछ महीने पहले उसे अनु ने काम से निकाल दिया था। बच्चे ने दावा किया कि सुनीता को काम से निकालने की वजह से गौतम गुस्से में आ गए थे।
ये तुम्हारी मम्मा नहीं है, सुनीता तुम्हारी मम्मा है, ये सब बोलते थे। सुनीता कौन थी? हमारे काम वाली बाई। अच्छा, उसको बोलते थे कि वो आपकी मम्मा? हाँ, उसको हटा दिया था, फिर वो ऐसे जब उसको हटाया तब से ये हो रहा था। अनु के पिता और भाई की शिकायत पर पुलिस ने गौतम के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन गिरफ्तारी के डर से गौतम पहले ही फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज परिवार के पास ही था, उन्होंने हमें उपलब्ध कराया। ओरिजिनल डीवीआर हमने सीज कर लिया है, उसे भी हम एफएसएल के लिए भेज देंगे। आरोपी से अभी अनुसंधान कुछ भी नहीं हो पाया, उसकी तलाश जारी है। अनु की मौत के बाद से उनके दोनों बच्चे नाना नानी के साथ रह रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस इस मामले से जुड़े हर पहलू को खंगालने में जुटी है ताकि अनु की खुदकुशी के पीछे की वजह सामने आ सके। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के ट्विशा शर्मा केस पर सुनवाई करते हुए लोगों से अपील की कि वो जांच पर भरोसा रखें। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई करते हुए कई बेहद अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने साफ कहा कि मामला काफी संवेदनशील है, निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए मीडिया ट्रायल से बचना होगा। दोनों परिवार भी संयम बरतें, मीडिया में जाकर बयान देने से बचें ताकि जांच पर असर न पड़ सके। इस बीच भोपाल पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह से फिर पूछताछ की। सूत्र बता रहे हैं पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में हुई थी। ससुराल वालों ने इसे आत्महत्या बताया था तो मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। और इसी मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में भी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की, मामले को बेहद संवेदनशील बताया। कहा सच सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है, लेकिन इसके लिए ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए जिससे जांच प्रभावित हो। कोर्ट ने निर्देश दिया इस मामले से जुड़े दोनों पक्ष सार्वजनिक बयान न दें, अपनी बात रखने के लिए मीडिया में जाने के बजाय जांच एजेंसियों के सामने जाएं, केस को सनसनीखेज बनाने से बचें। और मीडिया से संभावित गवाहों के बयान लगातार चलाए जा रहे हैं, रिश्तेदारों के बयान लगातार चलाए जा रहे हैं, आरोपियों के बयान लगातार चलाए जा रहे हैं। कोर्ट ने मीडिया से अपील की वो इस तरह के इंटरव्यू को चलाने से बचे, बयान को चलाने से बचे, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार को भी निर्देश दिए कि वो भोपाल पुलिस की जांच को पूरी तरह सीबीआई के हवाले कर दे। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का ये कंसर्न था कि अब सीबीआई को जल्दी से जल्दी ये मैटर हैंडओवर कर देना चाहिए। हम भी यही चाह रहे थे। ट्विशा के परिवार वालों की अपील पर मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि ट्विशा की सास खुद जज हैं, पति समर्थ सिंह भी बड़े वकील हैं। उन्होंने घटना के बाद काफी हद तक जांच पर असर डाला था, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था, पुलिस से लेकर अस्पताल तक अपने हिसाब से रिपोर्ट बनवाई, यह आरोप लगाया। इन्हीं आरोपों के बाद सरकार ने केस सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी। ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह ने घटना के बाद कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू जो दिया, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ट्विशा की छवि खराब करने की कोशिश की, यह सॉलिसिटर जनरल ने कहा। इन्हीं दलीलों पर कोर्ट ने अहम टिप्पणियां की। सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच के लिए सीबीआई जल्द ही एक एसआईटी भी गठित करेगी। इसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी टीम की अगुवाई करेंगे। आरोपी पक्ष यानी ट्विशा के ससुराल वालों से पूछताछ की जाएगी, परिवार वालों से भी पूछताछ की जाएगी। सीबीआई जल्द ही भोपाल पुलिस से समर्थ सिंह की कस्टडी भी ले सकती है। और सूत्र बता रहे हैं कि जांच कर रही भोपाल पुलिस की एसआईटी ने एक बार फिर समर्थ सिंह से कई सवाल पूछे। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर वो हैं। ट्विशा की मौत के बाद समर्थ सिंह कई दिन तक तो फरार थे। बाद में उन्होंने जबलपुर की कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। लेकिन सूत्र बता रहे हैं समर्थ सिंह ने पुलिस को कई सवालों के जवाब नहीं दिए। कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं, जो आरोपी होता है वो तो बचने की कोशिश करता ही है। तभी तो पूछताछ में टाइम लगता है। वो जो बताएगा उसको वेरीफाई किया जाएगा, इसलिए टाइम लगता है। पुलिस समर्थ सिंह की बैंक डिटेल भी खंगाल रही है, कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। यह पता लगाने में जुटी है जब वो फरार थे तब कहां रुके थे, किस किस से उन्होंने मदद ली थी, कितने पैसे खर्च किए थे। पुलिस एक बार फिर ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। इसके लिए एसआईटी की टीम उनके घर पहुंची। हालांकि उन्हें पहले ही भोपाल की जिला कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी।
ट्विशा के परिवार वालों ने गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, अपील की थी कि उनकी जमानत भी रद्द की जाए, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। समर सिंह के साथ साथ उन्हें भी आरोपी बनाया है, उन पर भी दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है परिवार ने। इसी मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई, जबलपुर में। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अब 29 मई को गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाएगी और इस केस पर पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया और भरोसा दिया कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, हर पहलू की निष्पक्ष जांच करवाएगी। हमने उनके साथ पहले दिन से भाव रखा है कि हर हालत में उनने अगर न्याय की बात कही तो न्याय की बात में सरकार उनके साथ है, न्याय मिलना चाहिए। एक रोज पहले भोपाल में ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ था। दिल्ली एम्स से पहुंची टीम ने शव का फिर से पोस्टमार्टम किया। परिवार वालों ने इसके लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अपील की थी और आरोप लगाया था कि पहली बार जब भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम हुआ था तब ससुराल वालों के दबाव में गलत रिपोर्ट बना दी गई थी। उनकी मांग पर जब पोस्टमार्टम हो गया तब परिवार वालों ने ट्विशा के शव को उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वो इसी बात के लिए रुके हुए थे। 12 मई से ही ट्विशा का शव अस्पताल में रखा था। सूत्रों के मुताबिक केस की जांच में जुटी सीबीआई की टीम को दोबारा हुए पोस्टमार्टम की अब रिपोर्ट का इंतजार है। वो केस को अपने हाथ में लेने से पहले ट्विशा के ससुराल भी गई, वहां उसने एक एक कमरे की जांच की। सौभाग्य की एक बात यह कि चाहे भोपाल का ट्विशा केस हो या नोएडा का दीपिका केस हो या फिर अब जयपुर की अनु मीणा का केस हो, ससुराल वालों पर तो दहेज के लिए प्रताड़ित करने के सवाल हैं ही, लेकिन घर वालों को यानी लड़कियों के माता पिता को भी तो सोचना होगा। ये तो बार बार दिख ही रहा है कि ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे परिवारों में दहेज के लिए मारपीट नहीं होती, बल्कि पढ़े लिखे होने का तो लगता ही नहीं कि इससे कोई लेना देना है। और ज्यादातर मामलों में माता पिता यह भी बता रहे हैं कि उन्होंने तो अच्छा खासा पैसा दिया था, लेकिन ससुराल वालों को और चाहिए था। तो दहेज भले ही गैर कानूनी हो, लेकिन वो सब तो कागजों पर ही है। हकीकत तो यही है कि दहेज तो लोग ले रहे हैं और लड़की वाले देते भी हैं। भले ही कह दें कि खुशी से देते हैं, लेकिन दे तो रहे हैं और होशो हवास में दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि लड़कियां कई कई दिन तक, महीनों तक, कई बार सालों तक अपने मायके वालों को बताती रहती हैं कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो लड़की की जान चली जाए उसके बाद इस पर रोष जताने से क्या फायदा। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने साफ कहा कि मरी हुई बेटी से तो अच्छा है ना कि बेटी तलाकशुदा हो। पुलिस ने कुछ नहीं किया, ससुराल वालों ने अपने रसूख का दबदबा दिखाया, कानून ससुराल वालों को राहत दे रहा है, वगैरह वगैरह, सब सही भी होगा। लेकिन लड़कियों के मां बाप अपनी बेटियों को क्यों रहने देते हैं ऐसी जगहों पर जब उनको पता होता है कि वहां उनके साथ सही सलूक नहीं हो रहा है। बेटी और किसको गुहार लगाएगी अगर ससुराल में प्रताड़ित हो रही है तो। यह मान लिया हमने कि मियां बीवी में तो झगड़े तो होते ही रहते हैं, तो पति मार सकता है क्या? यह मान लिया हमने कि ससुराल वाले तो अपना हुक्म चलाते ही हैं, तो हमारी बेटी को ही एडजस्ट करना है। तो क्या हम भी दूसरे घर से आई अपनी बहू से यही उम्मीद करते हैं कि वो भी एडजस्ट करे, इसलिए हम अपनी बेटी को कह देते हैं कि वो भी वहां जाकर एडजस्ट करे? इन मामलों में वही था जो हर बार होता है कि परिवार वाले कह रहे हैं कि वो ससुराल वालों से बात करके आए थे, मामला सेटल करके आए थे, पति को समझा के आए थे। क्यों जाते हैं हम सेटल करने? कि समाज क्या कहेगा? बेटी को ले आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? तलाक हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे बेटी चली गई तो लोग क्या कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि बेटी आत्महत्या कर लेगी या उसको मार ही देंगे। इतने सारे केस हो चुके हैं, तब भी हमें आखिर तक क्यों लगता रहता है कि हमारी बेटी के साथ ऐसा तो नहीं होगा। भारत में रोज 16 लड़कियों की दहेज के कारण मौत होती है। रोज 16 लड़कियों की दहेज की वजह से जान चली जाती है। हम बेटियों को कहते रहते हैं कि एडजस्ट करना सीखें। क्यों? हमारी नाक कट जाएगी। अरे बेटी ना रहे तो नाक का क्या करोगे? वैसे हम गाते रहते हैं कि हमारी बेटियां छोरों से कम हैं। क्या कम तो हैं ही, कम हैं। पढ़ा दो आप उनको कितना ही, बना दो कितना ही लायक, लेकिन एडजस्ट करने को बोल रहे हो तो कम तो हुई ना वो लड़कों से। बहुत कड़वा लगता है ये पूछना, लेकिन सोच कर देखो कि मां बाप का दोष कैसे नहीं है।
हां पति दोषी है, हां ससुराल वाले दोषी हैं, हां कानून दोषी है, हां पुलिस दोषी है, लेकिन बेटी ने तो पहली गुहार मां बाप से लगाई थी ना। हम क्यों मान रहे हैं इसका समाज का नियम की एडजस्ट उसी को करना है? इसको नियम मान लिया हमने। अरे बेटी की जान चली गई तो भाड़ में जाना समाज के ऐसे नियम। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते रहते हो, तो पहले तो बेटी को यह पढ़ाना बंद करो कि उसको एडजस्ट करना है। सामान नहीं है वो आपका कि मालिकाना हक दे आए हो आप उसका दूसरों को। कोई टीवी फ्रिज है क्या कि आपने घर से दूसरे घर में रख दिया? क्या वो लोग देखेंगे कि क्या करना है उसका? 100 बात की एक बात। उधर एनआईए ने जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी संगठन के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए ने श्रीनगर के लाल बाजार और शोपियां में छापेमारी की। केंद्र सरकार ने 2024 में जमाते इस्लामी को यूएपीए के तहत 5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया था। उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था। पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को, खासकर बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी कर दिए। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक इन सेंटरों का निर्माण राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल के जवानों और आतंकियों के बीच तीसरे दिन भी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त करने का दावा किया। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने बताया कि रजा मोहम्मद और मोमिन नाम के उन लोगों पर महिलाओं के साथ लूटपाट की कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिस वाले घायल भी हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में हथियारों के साथ अपने 50 जवानों को लेकर पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचने वाले आईटीबीपी के कमांडेंट पर कार्रवाई की मांग की गई। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के डीजी को एक चिट्ठी लिख दी। अनुशासनहीनता बताया इसे कि आईटीबीपी के कमांडेंट वहां आ गए जिस तरीके से, उन पर कार्रवाई की मांग की। ये मामला क्या है? आईटीबीपी के विकास सिंह नाम के एक जवान का मामला है। 13 मई को विकास सिंह की मां को सांस लेने में तकलीफ हुई थी, तबीयत बिगड़ने लगी थी। विकास एक एम्बुलेंस में अपनी मां को लेकर कानपुर के पारस अस्पताल के लिए निकल गए थे, लेकिन रास्ते में भीषण जाम लगा था तो मां की हालत बिगड़ती जा रही थी। विकास ने उन्हें रास्ते में ही पड़ने वाले कृष्णा अस्पताल में भर्ती करवा दिया, इलाज शुरू करा दिया। आईटीबीपी जवान विकास बता रहे हैं कि कृष्णा अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी मां को कोई इंजेक्शन लगाया, लेकिन उनका दाहिना हाथ काला पड़ने लगा। सांस की तकलीफ से तो उनको राहत मिली, लेकिन मां का हाथ काला पड़ गया था। कृष्ण ले गए तो वहाँ पर अगले दिन ही दाहिने हाथ में इन्फेक्शन आ जाता है और सूजन आ जाती है। ले गए तो सांस के लिए, हाथ में क्या हुआ, फिर अगले दिन ही मैं पारस लेके चला जाता हूँ हाथ की वजह से। ये विकास बता रहे हैं कि वो डर गए। फिर मां के अस्पताल में भर्ती होने के अगले दिन उन्होंने कृष्णा अस्पताल से मां को निकाला और लेकर पारस हॉस्पिटल पहुंच गए। और फिर विकास कह रहे हैं कि 17 मई को डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी मां के हाथ में इंफेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है। उनकी जान बचाने के लिए उनके दाहिने हाथ का कुछ हिस्सा काट कर अलग करना पड़ेगा। पारस में वहाँ इलाज काफी हुआ, नहीं बचा पाए हाथ। तो मैं बोला क्या हुआ था? बोले अब कृष्णा वालों ने क्या किया क्या नहीं किया। 17 तारीख को हाथ कट जाता है मेरी मम्मी का। विकास सिंह ने बताया हाथ काटे जाने की जानकारी मिलते ही वो सन्न रह गए कि हाथ काट दिया। बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने डॉक्टरों से पता करने की कोशिश की कि आखिर हाथ में इंफेक्शन कैसे हुआ, हाथ काटना क्यों पड़ गया, क्या हाथ को बचाने का कोई और उपाय नहीं था? ये विकास कह रहे हैं कि काफी कोशिश के बाद भी उन्हें साफ साफ कुछ नहीं बताया गया। और वो कह रहे हैं पारस अस्पताल ने सारा ठीकरा कृष्णा हॉस्पिटल पर फोड़ दिया। तो परेशान होकर विकास अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस के पास पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़े होकर वो रोते बिलखते दिखे। मेरी मर्जी से खाना खिलाया, मुझे इतना बड़ा किया, उस हाथ लिए घूम रहा हूं, कोई न्याय नहीं दे रहा।
थाने जा रहा हूँ, बोलते सीमो रिपोर्ट बनाएगा, कभी बोलते ये करेगा। हाँ, ये बर्फ लगा लगा के घूम रहा हूँ। मेरी मम्मी 12 साल में बर्फ। मां का कटा हुआ हाथ बर्फ में रखकर विकास सिंह पहुंचे तो पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सनसनी मच गई थी। अफसरों ने उनसे मुलाकात की। पुलिस कमिश्नर ने सीएमओ को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। सीएमओ ने मामले की जांच की और 5 दिन बाद 22 मई को रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में बताया कि शरीर में इन्फेक्शन ना फैल जाए इसलिए हाथ के कुछ हिस्से को काटकर अलग करने का फैसला लिया गया था। लेकिन इन्फेक्शन फैला क्यों, वो विकास कह रहे हैं इस पर कुछ भी साफ नहीं था। तो वो रिपोर्ट उन्होंने माना ही नहीं रिपोर्ट को। आईटीबीपी जवान विकास सिंह ने रिपोर्ट से नाराज होकर पूरे मामले की जानकारी कानपुर के ही महाराजपुर में अपनी बटालियन में दी। वहां आईटीबीपी का कमांड ऑफिस है, वहीं पर विकास की तैनाती है। उन्होंने अपने कमांडेंट को पूरी बात बताई, इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। अगले दिन यानी 23 मई को आईटीबीपी कमांडेंट अपने 50 जवानों का काफिला लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर पहुंच गए थे। आईटीबीपी के जवानों के हाथों में खतरनाक हथियार थे और करीब करीब पूरे पुलिस कमिश्नर परिसर में तैनात हो गए वो सब। ऑफिस के अंदर आईटीबीपी कमांडेंट गौरव प्रसाद और दूसरे अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर से बात की और इतने सारे लोगों के साथ पूरी घटना के बारे में उनको जानकारी दी। कमिश्नर रघुवीर लाल ने तुरंत एसीएमओ को दोबारा जांच करने के निर्देश दिए। दूसरी बार जांच की गई, उसकी रिपोर्ट में दोनों अस्पतालों की लापरवाही बताई गई। जब दोबारा जांच की गई, दूसरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों अस्पतालों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। पारस अस्पताल और कृष्णा अस्पताल है, ये लापरवाही के लिए दोषी हैं। इन्होंने देरी से उपचार करा जिसकी वजह से उनका हाथ एम्पुटेट करना पड़ा। इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है। 125 बी बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है। तो मामला स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक तक भी पहुंचा। उन्होंने भरोसा दिया लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी, दोषियों को सजा मिलेगी। संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को, डीजी हेल्थ को हमने निर्देश दिया कि पूरी फैक्चुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करें। किसी भी स्थिति में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और हम सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन इस मामले में आईटीबीपी के कमांडेंट का जो रवैया और एक्शन रहा वो पुलिस कमिश्नर को ठीक नहीं लगा। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने जवानों के साथ उनके ऑफिस में आईटीबीपी कमांडेंट जो पहुंच गए उसको अनुशासनहीनता माना। पुलिस कमिश्नर ने आईटीबीपी के डीजी को चिट्ठी लिख दी, शिकायत कर दी। एक रिपोर्ट के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि संबंधित जो जांच करने और संबंधित जो अधिकारियों द्वारा जो लापरवाही बरती गई है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई करने का रिक्वेस्ट किया गया है। जबकि आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद ने सफाई दी कि वो किसी गलत मंशा से पुलिस कमिश्नर के ऑफिस ऐसे नहीं गए थे इतने सारे जवानों के साथ। वो पुलिस कमिश्नर से मिलने का समय लेकर वहां पहुंचे थे, वो कह रहे हैं, और इंसाफ दिलाने की मांग की थी। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे, गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें। इससे पहले पुलिस कमिश्नर ऑफिस में हथियारों के साथ आईटीबीपी के जवान पहुंच गए थे, तो घटना पर कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर विपिन टांडा ने सफाई दी थी। घेराव की बात बिल्कुल गलत है। जो अधिकारी हैं वो समय लेकर आए थे और उनके कुछ हमराह जो थे वो बाहर खड़े थे और उसी को लेकर ये भ्रम फैला है, जबकि ये पूर्णतः असत्य और भ्रामक खबर है। मतलब जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने तो इनकार कर दिया। जो ये दावा किया जा रहा था कि आईटीबीपी के जवान के समर्थन में आईटीबीपी के कमांडेंट ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर लिया था, उसको घेर लिया था, जबकि पुलिस कमिश्नर ने इसे नियमों के खिलाफ बताया, अनुशासन के विरुद्ध बताया। सौबात की एक बात यह कि पब्लिक भी क्या बंदूकधारियों के साथ धावा बोल दे तब काम होगा। कानपुर में आईटीबीपी के कमांडेंट पर पुलिस कमिश्नर ने इल्जाम लगाया कि वो अपने साथी के केस में दबाव बनाने के लिए लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे, तो यह ठीक बात नहीं है। आईटीबीपी के एक जवान की मां का मेडिकल केस बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उनका हाथ काट दिया। 2 अस्पतालों पर केस खराब करने का आरोप लगा, लेकिन पुलिस ने डॉक्टरों का कसूर नहीं माना। पहले
तो आईटीबीपी के कमांडेंट अपने जवान के केस में कार्रवाई करवाने के लिए कमिश्नर के पास पहुंच गए, ढेर सारे बंदूकधारी जवानों के साथ। कमिश्नर कह रहे हैं कि दबाव बनाने का यह कोई तरीका नहीं होता। तो वो चलो आप लोग सुलटाओ अपना झगड़ा, पुलिस और आईटीबीपी वाले लोग, लेकिन दोबारा जांच तो करवाई ना आपने। और दोबारा जब जांच करवाई तो आपने माना कि मेडिकल लापरवाही हुई है। तो पब्लिक को तो यह बताओ कि वो आईटीबीपी के जवान नहीं होते तो क्या आप दोबारा जांच करते? उनके अफसर जिस तरह से आपके दफ्तर में आ धमके वैसे नहीं आते तो क्या आप दोबारा जांच करते? पब्लिक की तो ऐसे सुनवाई नहीं होती कि जांच दोबारा हो जाए, फिर जांच रिपोर्ट का नतीजा भी बदल जाए। तो क्या पब्लिक को भी अपने साथ बंदूकधारी लाने हैं, तब होगी सुनवाई? आईटीबीपी के कमांडेंट ने अपने जवान का साथ देने के लिए जो किया वो आम पब्लिक कहां से करवा लेगी? आईटीबीपी के कमांडेंट को मर्यादा में रहने के लिए कह रहे हो तो जरूर कहो, लेकिन मर्यादा में फिर सारे काम भी तो हो जाए। 100 बात की एक बात। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार जिले की भोजशाला में देवी सरस्वती की पूजा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार के भोजशाला का दौरा किया और वहां वाग्देवी की पूजा की। उन्होंने धार में सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान बनाने का भी ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो ऐसी व्यवस्था करें कि नमाज सिर्फ परंपरागत स्थलों पर ही पढ़ी जाए, किसी भी हालत में सड़कों को जैम करने की इजाजत न दी जाए। उन्होंने त्योहार से पहले फ्लैग मार्च निकालने और पेट्रोलिंग बढ़ाने का भी आदेश दिया। बीजेडी के राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। देवाशीष सामंतराय ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक के करीबी माने जाते थे। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की शांति सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। उन्होंने फूल चढ़ाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी। इसके कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव भी शांति सभा में पहुंचे और अपने छोटे भाई की फोटो पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर जम्मू कश्मीर के बडगाम में 12 साल की एक बच्ची के रेप और हत्या के आरोप पर बवाल मच गया। पुलिस कह रही है वो बच्ची एक रोज पहले लापता हो गई थी। पूरी रात उसे ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सुबह करीब 7:15 बजे बच्ची का शव मिला। बच्ची का शव उसके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर मिला। पूरे इलाके में सनसनी मच गई। लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस के सामने नारेबाजी करते नजर आए लोग। पुलिस उस बच्ची के शव को जिस वक्त लेकर जा रही थी, उस वक्त लोगों ने एम्बुलेंस को घेर लिया, एम्बुलेंस के सामने नारे लगाए, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। दूसरी तरफ उस बच्ची के परिवार में मातम पसर गया। बच्ची के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बच्ची के लिए इंसाफ की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर उन लोगों को शांत करवाया। पुलिस कह रही है शुरुआती जांच में सामने आया कि 12 साल की बच्ची का पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। तो तकरीबन 7:15 बजे बच्ची के डेड बॉडी हमें घर का 200 मीटर नजदीक एक पर्टिकुलर प्लॉट से मिल गया है। अभी प्राइमा फेसी ये लग रहा है इट्स अ केस ऑफ रेप एंड मर्डर। पुलिस के मुताबिक वो बच्ची शाम करीब 4 बजे मदरसे के लिए घर से निकली थी, लेकिन लौट कर नहीं आई। इसके बाद परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। जब बच्ची नहीं मिली तो पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने भी पूरी रात उसे ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। आखिरकार सुबह अपने घर से कुछ ही दूरी पर उसका शव मिल गया। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यों वाली एसआईटी टीम बना दी पुलिस ने। उधर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में जुट गईं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कवायद में जुट गईं। उनके मुताबिक जून के पहले हफ्ते में विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां एक मंच पर नजर आएंगी। असम विधानसभा में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने इसे विधानसभा पटल पर रखा। 27 मई को इस बिल पर चर्चा होगी। बिल पास हुआ तो उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम देश का तीसरा राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा। टीसीएस धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान को छिपाने के आरोप में महाराष्ट्र के नासिक में एआईएमआईएम नेता मतीन पटेल एसआईटी के सामने पेश हुए। एसआईटी ने उन्हें पूछताछ के लिए समन्स जारी किए थे। मतीन पटेल पर निदा खान को अपने ठिकाने पर छिपने की जगह देने का आरोप है। उधर यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच रूस की फौज ने इस साल का सबसे भयंकर हमला कर दिया।
कई शहरों को एक ही झटके में दहला दिया और राजधानी कीव को एक ही झटके में दहला दिया। 600 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, 90 से ज्यादा मिसाइल हमले किए, क्रूज मिसाइल ने दाग दी, बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, हाइपरसोनिक मिसाइल भी दाग दी। यानी पुतिन की सेना ने अपने सबसे विनाशकारी मिसाइल को एक साथ जंग में झोंक दिया। ऐसी बारिश कर दी बारूद की कि पूरे यूक्रेन में दहशत मच गई। इस दौरान सबसे ज्यादा तबाही कीव में मचाई गई। यूक्रेन की राजधानी यानी उसके दिल पर प्रहार किया गया। रूस की फौज ने कीव और उसके आसपास के इलाकों में रात के वक्त अचानक हमले तेज कर दिए। पहले बम की तरह फटने वाले आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किए, फिर मिसाइलों की बारिश कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया पहला बड़ा ड्रोन हमला रात में करीब 1 बजे के आसपास हुआ। लोग गहरी नींद में सो रहे थे। कीव में सैकड़ों की संख्या में ड्रोन पहुंच गए। जैसे ही कीव के आसमान की तरफ वो बढ़े, यूक्रेन की सेना अलर्ट हो गई। उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को काम पर लगा दिया। जमीन पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में दुश्मन के ड्रोन देखे तो उन पर हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन की सेना का दावा, उसने जमीन पर फटने से पहले ही रूस के कई ड्रोन मार गिराए, आसमान में ही बर्बाद कर दिया। लेकिन यह तो शुरुआत थी, क्योंकि ड्रोन हमले के बाद ही रूस की मिसाइलें भी दंदनाती हुई कीव पहुंच गई। मतलब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम जब ड्रोन हमलों को नाकाम करने में जुटे थे, उनसे उलझे हुए थे, उसी वक्त रूस ने मिसाइल हमला भी कर दिया। मतलब यह सोची समझी रणनीति थी। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को ड्रोन हमलों में उलझा लिया जाए और मिसाइलों के लिए रास्ता बना लिया जाए। रूस की घातक मिसाइलें फिर बिना किसी रोक टोक के यूक्रेन की जमीन पर पहुंच सकें। रूस की कई खतरनाक मिसाइलें कीव में गगनचुंबी इमारतों के बीच जाकर फट गई। इतने तगड़े धमाके हुए कि उनकी आवाज से लोगों का कलेजा कांप गया। जहां भी मिसाइलें गिरी, इलाका थर्रा उठा, जैसे भूकंप आ गया। विस्फोट के बाद आसमान में आग के गोले दिखाई दिए। एक मिसाइल के फटने के बाद तो ऐसी तेज रोशनी निकली कि आंखें चौंधिया जाए। कुछ देर के लिए तो रात का अंधेरा ही छट गया, दिन जैसा उजाला हो गया। तो रिपोर्ट है कि कीव पर हमले के लिए रूस की सेना ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी पुष्टि की। उसने दावा किया हमले बदले की कार्रवाई के तहत किए गए। रूस का आरोप है यूक्रेन की सेना ने कुछ दिन पहले रूस के कब्जे वाले लुहांस्क शहर में कॉलेज छात्रों के एक हॉस्टल पर हमला कर दिया था। 21 छात्रों की जान चली गई थी। बड़ी संख्या में छात्र घायल हो गए थे। हालांकि यूक्रेन ने हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया था, रूस के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। लेकिन रूस यह मानने को तैयार नहीं है। उसने लुहांस्क में हॉस्टल पर हुए हमले के लिए सीधे सीधे ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को जिम्मेदार बताया। हॉस्टल की तबाही के लिए जिम्मेदार बताया, 21 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार बताया और हवाई हमले में पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हॉस्टल की इमारत के लिए भी ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार बताया। लुहांस्क में कॉलेज छात्रों के हॉस्टल पर 22 मई की रात को हमला हुआ था। 80 से ज्यादा छात्र वहां मौजूद थे। एयर स्ट्राइक के बाद मलबे से 21 छात्रों के शव निकाले गए थे। इस हमले के बाद से ही रूस भड़का हुआ था। बदले की आग में वो जल रहा था, क्योंकि लुहांस्क उसके कब्जे वाला इलाका है। 2022 में फरवरी में जब यूक्रेन पर हमला बोलने से पहले ही रूस ने यूक्रेन के 4 प्रांतों पर अपना दावा ठोक दिया था। हमला बोलने से पहले लुहांस्क, दोनेस्क, खैरसॉन और जापोरिजिया, ये चारों इलाके रूस की पश्चिमी सीमा से लगते हैं और पुतिन का इरादा इन्हें रूस के नक्शे में जोड़ने का है। जंग के दौरान रूस की फौज वहां कई इलाकों पर कब्जा भी जमा चुकी है। इनमें लुहांस्क का वो इलाका भी शामिल रहा जहां छात्रों के हॉस्टल पर हमला हुआ था। यही वजह रही कि रूस की सेना ने पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। ऐसा पलटवार किया कि यूक्रेन पर इस साल का सबसे घातक हमला कर डाला। कीव समेत कई इलाकों में भीषण बमबारी कर दी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन पर जो हमला किया गया उसमें अलग अलग तरह के ड्रोन दागे गए, अलग अलग तरह की मिसाइलें दागी गई। विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक भी शामिल रही। रूस की ओरेश्निक मिसाइल को रूस ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिना जाता है। यह परमाणु हमले की भी ताकत रखती है।
हालांकि कीव में जो ओरेश्निक मिसाइल फोड़ी गई उसमें परमाणु बम नहीं था, यानी मिसाइल तो परमाणु हमला करने की ताकत वाली है, लेकिन उसके अंदर परमाणु बारूद नहीं था, न्यूक्लियर वेपन नहीं था। रूस का दावा है उसकी ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु बम के बिना भी बेहद घातक है। एक बार इसका दुश्मन के बड़े से बड़े सैन्य ठिकाने को मिट्टी में मिला सकता है और रूस ने इसी खतरनाक मिसाइल को कीव में गिराया। रिपोर्ट है कि पुतिन की सेना ने ओरेश्निक मिसाइल का यह हमला कीव के बाहरी इलाके में किया, बीला चेरखवा नाम के शहर में। यह शहर कीव से करीब 90 किलोमीटर दूर उसके दक्षिण में मौजूद है और ओरेश्निक मिसाइल के हमले में वहां भारी नुकसान होने की खबर आई। कई इमारतों के परखचे उड़ गए, सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। रूस का दावा है ओरेश्निक के आगे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने घुटने टेक दिए, उन्हें इस मिसाइल हमले की भनक तक नहीं लग पाई थी। पुतिन खुद कई बार कह चुके हैं कि उनकी ओरेश्निक मिसाइलों को पकड़ पाना दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से भी 10 गुना ज्यादा बताई गई, यानी यह 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दुश्मन के ठिकाने पर फटती है। ओरेश्निक मिसाइल की रेंज करीब 5500 किलोमीटर है, मतलब रूस की यह घातक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर सकती है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब रूस ने यूक्रेन पर ओरेश्निक दागी हो। युद्ध में पहले भी 2 बार इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। इसी साल 9 जनवरी को भी रूस की सेना ने यूक्रेन के लवीव शहर पर यह बैलिस्टिक मिसाइल गिराई थी। यूक्रेन का लवीव शहर उसके पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। पोलैंड की सीमा वहां से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है। रूस का मानना है यूक्रेन के सहयोगी लवीव के रास्ते ही उसे हथियार पहुंचाते हैं, मिसाइलें पहुंचाते हैं, गोला बारूद पहुंचाते हैं। इसीलिए रूस ने यूक्रेन की सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए लवीव पर अपनी ओरेश्निक मिसाइल दाग दी थी और पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल नवंबर 2024 में किया था। रूस ने यूक्रेन के नीप्रो शहर में ओरेश्निक मिसाइल फोड़ी थी। उस हमले ने नीप्रो को हिलाकर रख दिया था। जिस जगह पर मिसाइल फटी थी उसके आसपास का इलाका पूरी तरह जलकर राख हो गया था। बेहिसाब तबाही हुई थी, पेड़ पौधे तक झुलस गए थे, क्योंकि दावा है जब ओरेश्निक मिसाइल फटती है तो उसका बारूद ज्वालामुखी के लावे की तरफ फैल जाता है। 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है, यानी इतनी गर्मी कि उसकी जद में आने वाली हर चीज पिघल जाए। इसलिए पुतिन की इस मिसाइल को 4000 डिग्री वाली भट्टी भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 36 टुकड़ों में तब्दील हो जाती है, मतलब लॉन्च किए जाने के बाद आसमान में ही इसके टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े जब जमीन पर गिरते हैं तो किसी बम की तरह धमाका करते हैं, यानी एक मिसाइल 36 बम के बराबर हो जाती है और जिस इलाके पर गिरती है वहां दूर तक तबाही मचाकर रख देती है। यह ऐसा ही हमला कीव में किया है। रूस की सेना ने वहां ओरेश्निक मिसाइल के साथ साथ दूसरी मिसाइलें भी दागी। पूरी रात कीव में धमाकों की आवाज सुनी गई। डर के मारे लोगों का बुरा हाल हो गया। कुछ लोग तो बंकरों में छिप गए। बड़ी संख्या में लोगों ने मेट्रो स्टेशनों में पनाह ली। जमीन के नीचे बने मेट्रो स्टेशनों में लोग पूरी रात बैठे रहे। एक एक पल बिताना भारी पड़ रहा था उनके लिए। उन्हें डर सता रहा था बाहर गए तो जान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि बाहर लगातार धमाके हो रहे थे। कई मिसाइलें गिर रही थी, आत्मघाती ड्रोन गिर रहे थे। सुबह हुई तो हमले थम गए, बमबारी रुक गई, लेकिन रूस ने कुछ ही घंटों के अंदर कीव में इतना बारूद बरसा दिया था कि यूक्रेन की राजधानी की सूरत ही बिगड़ गई। हर तरफ तबाही नजर आई। कहीं आग की लपटें उठती दिखी, कहीं धुआं उठता दिखा, कहीं इमारतें तहस नहस हो गईं, बाजार उजड़ गए, सड़कों पर मलबा बिखरा दिखाई दिया, दर्जनों गाड़ियां जलकर राख हो गईं, लोग रोते बिलखते दिखाई दिए। एक शॉपिंग मॉल पर हुए हमले के बाद भयंकर आग लग गई कीव में। खौफनाक लपटें चारों तरफ फैल गईं। 6 मंजिला शॉपिंग मॉल पूरी तरह आग की गिरफ्त में आ गया। हमले के वक्त उसके अंदर कुछ लोग मौजूद थे। आग लगी तो वो भी अंदर ही फंस गए। राहत बचाव टीम ने मॉल के अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दमकल कर्मी भी अपनी जान पर खेल गए। जान जोखिम में डालकर लगातार पानी की बौछार करते रहे ताकि किसी भी तरह आग पर काबू पाया जा सके।
आग थोड़ी कम हुई तो राहत बचाव टीम ने अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। कई घंटों की मेहनत के बाद शॉपिंग मॉल में लगी आग भी बुझा दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मॉल और उसमें रखी चीजें जलकर राख हो चुकी थीं। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने आबादी वाले इलाकों पर हमले किए। 4 लोगों की मौत हो गई, 90 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। ज़ेलेंस्की ने बताया कि दुश्मन की फौज ने कुछ ही घंटों के अंदर कीव पर 600 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, 90 से ज्यादा मिसाइल हमले किए। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि उनकी सेना ने रूस के ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए, लेकिन रूस की कुछ मिसाइलें यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल हुई। इनमें ओरिश्निक मिसाइल भी शामिल रही। ज़ेलेंस्की का आरोप है रूस की वो मिसाइलें रिहायशी इलाकों में तो गिरी ही, यूक्रेन के पानी के प्लांटों पर भी हमला किया गया ताकि यूक्रेन में पीने के पानी का संकट खड़ा हो सके। इस पर ज़ेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि रूस की सेना और वहां की सरकार पागल हो चुकी है।